हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक काफी स्पेशल है। इस टॉपिक पे एग्जाम में सवाल बहुत पूछेगा। आप अगर एरर डिटेक्शन देखेंगे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखेंगे तो आपको इस टॉपिक पर सवाल हमेशा मिलेंगे। मजेदार बात यह है कि यह टॉपिक स्टूडेंट्स को कंफ्यूज ज्यादा करता तो है ही, बट आज के इस सेशन को करने के बाद आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। एक एक चीज आएगा बच्चे, मतलब एग्जामिनर कैसे भी घुमाने की कोशिश करे या फंसाने की कोशिश करे, आपसे उलझ नहीं पाएगा, मतलब आपको उलझा नहीं पाएगा वो इस टॉपिक में। राइट, टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? कंडीशनल सेंटेंस। काफी स्पेशल है। तो कंडीशनल सेंटेंस पर सवाल जो आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, वो पूछे जाएंगे एरर डिटेक्शन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक में, और चौथा क्लोज टेस्ट में। इन चार जगहों पर कंडीशनल सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन चारों जगहों के लिए आपको कंडीशनल के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आने चाहिए। आज के सेशन में आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो दोनों चीजें यहां पे आपको मिलेगी दोस्तों आज के इस सेशन में। ठीक है, शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि आखिर कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस को जानने से पहले बच्चे थोड़ा सा याद करिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे। आपने सुना होगा कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी होता है, ऑप्टेटिव होता है। मतलब सेंटेंस का जो नाम है ना बच्चे, वो अपने नाम के हिसाब से ही वो सेंटेंस है। जैसे अफर्मेटिव मतलब चीजों को यहां पे रखा जाता है, कहा जाता है, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक रूप में। इंटरोगेटिव का मतलब हो गया कि भैया यहां पे प्रश्न पूछा जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आज का टॉपिक हमने क्या देखा यहां पे? आज के टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंस। तो इसका मतलब एक ऐसा सेंटेंस यहां पे मिलेगा जिसमें हमेशा कंडीशन रखी जाएगी। कंडीशन रखी जाएगी, कंडीशन रखे गए सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंस पहले तो बेसिक बात को समझिए। देखो, कंडीशनल सेंटेंस इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंडीशन एंड इट्स पॉसिबल रिजल्ट। यानी कोई एक सेंटेंस होगा जिसमें कोई कंडीशन होगी। कंडीशन को हिंदी में शर्त कहते हैं बच्चे। तो इसमें कोई ना कोई एक शर्त होगी, कोई काम को करने के पीछे कोई एक शर्त होगी कि भैया ये शर्त पूरा करिए तब ये काम होगा। अगर शर्त पूरा नहीं करोगे तो ये काम नहीं होगा, काम पेंडिंग रह जाएगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा एक शर्त वाली बात होगी और उसके पूरा होने पे उसका जो परिणाम निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, एक वो दूसरी बात होगी। यानी एक ही सेंटेंस के अंदर आपको दो क्लॉजेस मिलेंगी। एक क्लॉज होगी जो शर्त वाली होगी और दूसरी क्लॉज होगी जो आपके रिजल्ट वाली क्लॉज होगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। इफ क्लॉज का मतलब होता है वही आपकी शर्त वाली क्लॉज। इफ क्लॉज का मतलब शर्त वाली क्लॉज, मतलब ये कह सकते हो कि यहां पे कंजंक्शन वाली क्लॉज। केवल इफ मत कहिए, क्योंकि आप पे जरूरी नहीं कि केवल इफ कंजंक्शन ही आएगा, हो सकता है कुछ और भी कंजंक्शंस लग जाए। तो कंडीशनल सेंटेंस में एक सेंटेंस होगा जिसमें दो क्लॉजेस होंगी दोस्तों। अब क्लॉज क्या है इसको जानना है तो आप मेरी इस सीरीज की पहली क्लास देख लीजिए। क्लॉज क्या होता है इस सीरीज की पहली क्लास देखिए, मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। तो बच्चे यहां पे आपके दो क्लॉजेस का एक सेंटेंस होगा। इन्हीं दो क्लॉजेस में कोई भी क्लॉज, चाहे ये वाली हो सकती है तो कभी ये वाली हो सकती है, कंजंक्शन से शुरू होगी। अगर ये कंजंक्शन से शुरू है तो ये कंजंक्शन से शुरू नहीं होगी। अगर ये शुरू है तो इधर साइड कंजंक्शन नहीं होगा, मतलब एक ही साइड कंजंक्शन होगा। और हो भी क्यों ना भाई, देखो यार, कंजंक्शन का मतलब क्या है? जोड़ू राम। इसको तो मैं कहता हूं भाई साहब तुम्हारा नाम है जोड़ू राम, कंजंक्शन इज जोड़ू राम। इसका सिंपल से एक काम होता है भैया। क्या काम होता है इसका? काम होता है जोड़ने का। तो अगर आपको दो क्लॉजेस जोड़नी है तो एक ही तो जोड़ू राम चाहिए बीच में। जैसे कोई भी दो चीज को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए बीच में एक ही जगह पे तो फेविकोल लगाएंगे आप, है ना। तो इन द सेम वे दो क्लॉजेस वाली एक ही सेंटेंस अगर है तो एक ही तो कंजंक्शन आएगा। अब वो कंजंक्शन कभी शुरू में आ जाता है तो कभी बीच में आ जाता है। जहां पे कंजंक्शन लग गया, अगर यहां पे कंजंक्शन लग गया तो इसके साथ यहां तक की क्लॉज आपकी होगी शर्त वाली क्लॉज, जिसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। और अगर यहां पे कंजंक्शन लग गया तो ये वाली क्लॉज, यानी कंजंक्शन के बाद ही जो आएगी उसको कहेंगे आप शर्त वाली क्लॉज। तो एक शर्त हो गया तो बिना शर्त ये रिजल्ट वाली हो जाएगी, और अगर इधर शर्त हो गया तो ये रिजल्ट वाली बात हो जाएगी। मतलब कंडीशनल सेंटेंस में किसी भी साइड कंडीशन आ सकता है।
शुरुआत वाली क्लॉज कंडीशन हो सकती है या बाद वाली क्लॉज कंडीशन हो सकती है, बस यही होती है। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। अभी एक एक चीज आएगा बच्चे, आप टेंशन नहीं लेना। हो सकता है अभी तक चीजें कम समझ में आई हो। एक और पॉइंट मैं बता दूं बच्चे, मैंने कंडीशनल सेंटेंस को टेंस पढ़ाने के बाद क्यों शुरू किया? टेंस, कंडीशनल सेंटेंस में पूरा टेंस का ही रोल है बच्चे। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा टेंस का ही रोल। यहां पे आपको टेंस अच्छे से आना चाहिए कंडीशनल सेंटेंस को आने के लिए, तो आपको मैंने टेंस इसीलिए पहले पढ़ा दिया। अगर आप में से कोई भी बच्चा डायरेक्ट कंडीशनल सेंटेंस की ही क्लास ओपन किया, अभी तक उसने टेंस नहीं देखा, तो टेंस जरूर देख लीजिएगा प्यारे साथियों। आपको वहां से पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद कंडीशनल 100% आपको समझ में आएगा। आ गई बात समझ में? तो प्यारे भाइयों बहनों, इस तरीके से ये पार्ट आपके बन जाते हैं। अब देखिए, तो हमने यहां पे आपको कंडीशनल सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स पहले दिए। अब समझिए पहले कैसे सेंटेंस होता है। जैसे अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यह उबलता है, यानी इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी इट बॉइल्स। कोई भी चीज बॉइल कब करती है? क्या है बॉइल करने के पीछे शर्त? क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या करो? हीट करो। दूसरा है, अगर कल बारिश होती है तो हम पिकनिक रद्द कर देंगे, तो हम वी विल कैंसिल द पिकनिक। ये हो गया भाई साहब आपका रिजल्ट। हम पिकनिक रद्द करेंगे। कब रद्द करेंगे? अगर कल बारिश होगी। तो आपका ये देखिए कंजंक्शन वाली क्लॉज है, इसी को कहते हैं बच्चे शर्त वाली क्लॉज। तो पिकनिक रद्द करने के पीछे की कंडीशन क्या आ गई? बारिश का होना। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं समुद्र के पार उड़ता। आई वुड फ्लाई क्रॉस द ओशियन। मैं समुद्र के पार उड़ता, ये हो गया आपका रिजल्ट। लेकिन समुद्र के पार उड़ता कब? उसके पीछे कंडीशन है कि मैं एक पक्षी होता। ये है आपकी दोस्तों कंडीशन। बात समझ में आ रही है? ऐसी अगर उसने और मेहनत से पढ़ाई की होती तो वह परीक्षा में पास कर जाती। तो इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम। एग्जाम में पास हो जाना, ये है इसका रिजल्ट बच्चे। और इधर साइड है आपका उसका एग्जाम में पास होने के लिए उसको कठिन मेहनत का करना। तो सिंपल सी बात है बच्चे। हालांकि मैंने चारों सेंटेंस में कंडीशन वाली क्लॉज पहले लिख दी, बाद में भी लिखी जा सकती, क्या ही फर्क पड़ता है? कोई भी ले लो। जैसे यहां पे ले लो, आई वुड फ्लाई अक्रॉस द ओशियन इफ आई वर अ बर्ड। ऐसे भी हो सकता है। ये पूरा उठा के पहले लिख दो और इफ के साथ उधर लिख दो कि आई वुड फ्लाई अक्रॉस द ओशियन इफ आई वर अ बर्ड। ऐसे यहां पे भी हो सकता है कि शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम इफ शी हैड स्टडीड हार्डर। सिंपल। तो कोई भी जगह पर जहां पे कंजंक्शन लग के क्लॉज लिखी जाएगी, सब्जेक्ट वर्ब लिखा जाएगा, वो हिस्सा ही आपका शर्त वाला होगा। ठीक। अब आपके कंडीशनल सेंटेंस में बच्चे प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के कंडीशनल होते हैं। आपको ये तीनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मजेदार है। मतलब 100% आपको समझ में भी आएगा। बस थोड़ा आपका फोकस बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं, आपका फोकस चाहिए। देखो वीडियो मजेदार लगेगी तो बच्चे लाइक जरूर कर देना और इसे शेयर जरूर करना यार प्लीज। ठीक है, शेयर जरूर करना ताकि हर बच्चा सीख सके फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंस। चलो, बाकी आप मेरा नाम अच्छे से जानते हैं, संदीप केसरवानी। इंग्लिश कुछ भी पढ़ना है बच्चे, यही आपको कुछ करना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है भैया। याद रखना, अंग्रेजी मतलब संदीप केसरवानी सर, सब कुछ कवर करा देंगे, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। और इस अंदाज में पढ़ाएंगे कि समझ में भी आएगा और एग्जाम में नंबर भी अच्छे आएंगे। चलो अब आगे आते हैं, एक एक करके हम सारे कंडीशनल को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब कंडीशनल का पहला पार्ट है कि इफ, अगर कंजंक्शन वाली जो क्लॉज है, जो आपकी शर्त वाली क्लॉज है, अगर वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम दूसरे साइड भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने शर्त वर्तमान में लगाते, कंडीशन आप प्रेजेंट में लगाते, तो आप उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट में दे सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कंडीशन प्रेजेंट में लगाते हैं तो रिजल्ट आप हमेशा प्रेजेंट में देंगे। समझ में आया? समझाता हूं एग्जांपल से। पहला एग्जांपल आपके सामने, इफ यू प्रेस दिस बटन। यदि तुम इस बटन को प्रेस कर रहे हो, अच्छा दो सिचुएशन बनेगी, उसको भी समझाऊंगा। यदि तुम बटन प्रेस करते हो तो मशीन रुक जाती है, द मशीन स्टॉप, द मशीन स्टॉप्स लिख दीजिएगा। इफ यू प्रेस दिस बटन द मशीन स्टॉप्स। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, दोनों ही साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बच्चे इफ यू प्रेस दिस बटन, यदि तुम इस बटन को प्रेस करते हो तो ये मशीन रुक जाती है। एक्चुअली ये एक जनरल सी बात कह रहा है। देखो दोनों ही हिस्से आपके प्रेजेंट में तब जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब जाएंगे
जब आप एक जनरल सी बात कहेंगे, आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जो बीते हुए समय की हो या आने वाले समय की हो। आप एक जनरल सी बात कहेंगे, है ना, कि जब भी ये बटन दबती है तो मशीन रुक जाती है, जब भी ये होता है तो ये हो जाता है, जब भी वो होता है तो वो हो जाता है, जब भी सूरज उगता है तो हमारी आंखें खुल जाती है। कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे इफ से भी बना सकते हैं, हम यहाँ पे व्हेन से भी बना सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं। तो इफ यू प्रेस दिस बटन द मशीन स्टॉप्स। ठीक है, ये समझ में तो आ गया। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाओ। इफ वाटर रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस इट फ्रीज्ड। अब आप बताओ, जब भी पानी, मतलब यदि पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है पानी, और पहुंचते ही भाई साहब वो तो जम ही जाता है ना। तो ये तो हमेशा का किस्सा हो गया। जब ये हमेशा का किस्सा हो गया तो फ्रीज्ड क्यों लिख दिया? इसको तो फ्रीजेस होना चाहिए, यहां पे फ्रीजेस होना चाहिए। फ्रीज्ड क्यों कर दिया आपने? गलत हो जाएगा ना दोस्तों। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको ऐसे केस करना है कि यहां पे आपको फ्रीज्ड नहीं, बल्कि यहां पे आपको क्या करना है बच्चे? फ्रीजेस आपको करना है। क्या करना है? फ्रीजेस करना है, फ्रीज्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि टेंस यहां पे प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट तो चल नहीं रहा है, तो आप क्यों करेंगे उसको फ्रीज्ड, राइट? अच्छा, थर्ड नंबर पे आ जाइए। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, यदि तुम रेड और ब्लू को मिक्स करते हो तो यू विल गेट पर्पल। अब आप सिचुएशन को समझिए। अभी मैं आपके आगे भी पढ़ाऊंगा फ्यूचर वाला केस भी, लेकिन यहां पे जब कभी भी मिक्स किया जाता है रेड और ब्लू को तो पर्पल मिलता है। जब भी मिक्स किया जाता है तो पर्पल मिलता है, तो ये तो हमेशा वाला केस हो गया। तो फ्यूचर में क्यों डाल रहे हो इसको? फ्यूचर में क्यों डाल रहे हो? फ्यूचर में तो उसी को डालना है जो केवल फ्यूचर में ही होगा, जो वर्तमान में नहीं होता है, आज तक रेगुलर नहीं है, लेकिन ये तो हमेशा का किस्सा हो गया। तो हम इसको फ्यूचर में भी नहीं बनाएंगे दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनेगा, कंडीशनल। आ रही बात समझ में कि इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू, यदि आप रेड और ब्लू को मिक्स करो तो ये क्या बनता है? पर्पल आपको मिलता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनाएंगे। इफ द सन सेट्स, सूरज यदि अस्त होता है तो अंधेरा हो जाता है, तो इट बिकम्स डार्क। इट बिकम्स डार्क। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए मेन ऑफ में एस और एस लगाना है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो बच्चे इट बिकम्स डार्क। ठीक है, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है? इफ यू ईट टू मच, यदि आप ज्यादा खाते हैं तो यू गेन वेट, तो आपको वजन गेन हो जाता है। तो यहां पे देखो, आप ज्यादा खाओगे तो वजन गेन होएगा ही होएगा। ये भी जनरल सी ही बात है, जो आदमी ज्यादा खाएगा उसका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये भी जनरल सी है, इसलिए दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट को केवल मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म पकड़ाई जाती है। अगला लिखा हुआ है इफ इट रेन द ग्राउंड बिकम्स वेट। जब भी बारिश होती है तो भैया ग्राउंड तो गीला हो ही जाता है ना। तो द ग्राउंड सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर मेन ऑफ दे दी, उसी प्रकार से इधर साइड के सिंगुलर सब्जेक्ट को भी सिंगुलर मेन ऑफ। तो आप इसका बताइए मुझे, इसमें क्या एरर है दोस्तों? इसमें कोई एरर है तो कमेंट करके बताइए। नो एरर है तो नो एरर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये रहे आपका पहला कंडीशनल। एग्जामिनर गलती कैसे करेगा? सारी तरीके मैंने इसमें मेंशन कर दिए। कभी पास्ट में बनाएगा, कभी फ्यूचर में बनाएगा, कभी सिंगुलर सब्जेक्ट को मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म पकड़ा देगा, कभी प्लूरल सब्जेक्ट को मेन ऑफ के एस और एस फॉर्म पकड़ा देगा। इनमें से 4-5 तरीकों से एरर बनाई जाएगी। आप ध्यान रखिएगा, ये पांचों तरीके आपसे मिस नहीं होने चाहिए। इसको रिवाइज कर डालिएगा। मैंने हर प्रकार के एग्जाम्पल्स यहां पे दे दिए। हो जाएगा ना भाइयों? इसको कर डालेंगे ना, रिवाइज कर डालिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और बहुत ज्यादा रूल्स नहीं होते कंडीशनल सेंटेंस में, लिमिटेड रूल्स हैं, एक हाथ की उंगलियों में गिन सकते हैं, इतना कम रूल है। लेकिन भाई साहब उसके सवाल पूछने के तरीके बड़े अलग अलग हैं। तो इसलिए ये 4-5 तरीकों से मैंने हर प्रकार के एरर्स बना दी है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अभी लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, मिसलेनियस प्रैक्टिस। चलो सेकंड नंबर के कंडीशन पे आते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब सवाल ये है पहचानेंगे कैसे। अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर कंडीशन यानी शर्त वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहां पे तो लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट। एक्चुअली ये केस प्रेजेंट का है ही नहीं, ये केस फ्यूचर टेंस का ही है। ये केस फ्यूचर टेंस का ही है बच्चे, ये प्रेजेंट का है ही नहीं। प्रेजेंट का वही वाला है जो हमने आपको कराया। ये फ्यूचर का, ये इधर भी फ्यूचर ही है, उधर भी फ्यूचर है। हिंदी में दोनों साइड आपको फ्यूचर में ही बोलना है दोस्तों। यदि तुम पढ़ोगे तो कामयाब होगे, यदि तुम उससे बात करोगे तो पापा से बता दूंगा। दोनों ही केस क्या है? फ्यूचर का है। लेकिन मजेदार बात यह है कि फ्यूचर टेंस में शर्त वाली क्लॉज कभी भी फ्यूचर में बनाई ही नहीं जाती दोस्तों। यह रूल है इंग्लिश ग्रामर का।
कि कंडीशनल सेंटेंस में जिस हिस्से में शर्त लगेगा उस हिस्से को फ्यूचर बनाया ही नहीं जाएगा। तो क्या बनाया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चाहे शर्त पहले लिखी गई हो या शर्त बाद में लिखी गई हो, जिस हिस्से में शर्त लिखी जाएगी दोस्तों, उस हिस्से को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे फ्यूचर के साथ। ये बात समझ में आई? तो दिमाग में जाने दीजिए एक बार फिर से। जिस हिस्से में सेंटेंस के जिस हिस्से में, कंडीशनल सेंटेंस के जिस हिस्से में कंडीशन होगी, अगर सेंटेंस फ्यूचर का है और शर्त आपकी दी हुई है लेफ्ट साइड या राइट साइड वाले हिस्से में, तो जिधर भी शर्त होगी वो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट या जो भी फ्यूचर का टेंस होगा वो बनेगा, लेकिन भाई साहब शर्त वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। इस पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे दोनों साइड फ्यूचर बना दिया गया है। एग्जामिनर ये पहले टाइप की एरर डालेगा फ्यूचर कंडीशनल से कि वो दोनों साइड विल शैल चेप देगा। आप ध्यान देना, किसी एक साइड हटाना है। कौन सा हटाना है? शर्त पहचानो। पहले में कहता है कि इफ यू विल स्टडी हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे। यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो क्या हो जाएगा? यू विल पास द एग्जाम। कठिन मेहनत है कंडीशन एग्जाम को पास करने की, तो एग्जाम का पास होना रिजल्ट है कठिन मेहनत का। तो कंडीशन कौन सा हुआ? कठिन मेहनत था ना। जिस हिस्से में कंडीशन है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होना। एक और तरीके से आप पहचान सकते हो, एक और आसान तरीका बताता हूं। बच्चे, जिधर साइड कंजंक्शन लग जाएगा फ्यूचर टेंस के साथ में, जिधर कंजंक्शन लग जाएगा वो कभी भूलकर भी उधर साइड आप फ्यूचर मत बनाना। जिधर कंजंक्शन लग जाएगा उधर फ्यूचर मत बनाना। जैसे यहां पे कंजंक्शन लग गया, ये फ्यूचर नहीं होगा। अगर बीच में कंजंक्शन लगा होता तो उधर फ्यूचर नहीं होता। जिधर कंजंक्शन, अच्छा ये कंजंक्शन भी ऐसा नहीं कि केवल इफ ही आएगा, कोई भी कंजंक्शन हो सकता है। यहां पे सारे एग्जांपल्स इफ वाले दिए हुए। इफ हो सकता है, अनटिल हो सकता है, अनलेस हो सकता है, व्हेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस की डिमांड, सेंटेंस जैसा डिमांड करेगा। तो बच्चे यहां पे पहला सेंटेंस हो गया। दूसरे पे आओ। इफ इट रेन्स टुडे वी विल स्टेज एट होम। क्या गलती है बताइए? क्या गलती है इसमें? देखिए क्या गलती है। आपका कंजंक्शन वाली क्लॉज ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंगुलर सब्जेक्ट, मेन ऑफ में एस लगाए, सही है। तो इधर साइड विल के साथ मेन ऑफ की तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी ना, इसमें एस लगाओगे ये तो सरासर गलत हो जाएगा ना भाई साहब। तो होना चाहिए वी विल स्टे एट होम। यू कैन नॉट एड एस और एस फॉर्म, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, फ्यूचर के हेल्पिंग ऑफ थोड़ी लेकर आएगा अपने साथ। तो एक दूसरे टाइप की एरर ऐसे बनेगी। तीसरे, इफ शी विल इनवाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी। क्या गलती है इसमें? फिर वही समझो, आपके कंजंक्शन वाली क्लॉज ये है, फ्यूचर कंडीशनल है, तो आपको सब्जेक्ट चाहिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट की मेन ऑफ चाहिए। अर्थात यहां पे ये जो विल लगा हुआ है ये गलत है दोस्तों। इफ शी इनवाइट्स मी ये होना चाहिए। इफ शी इनवाइट्स मी, इफ शी इनवाइट्स मी आई विल अटेंड द पार्टी। अब सेंटेंस सही है। आ रही है बात समझ में बराबर? आगे देखो। इफ यू वर्क एफिशिएंटली, यदि तुम एफिशिएंटली काम करोगे तो यू वुड गेट अ प्रमोशन। अभी आप ध्यान से देखो, आपने प्रेजेंट में बोला इफ यू वर्क एफिशिएंटली, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल मेन वर्ब, ठीक। यदि तुम एफिशिएंटली काम करोगे तो तुम प्रमोशन पाओगे। तो जब इधर प्रेजेंट है तो ये फ्यूचर के साथ होना चाहिए। आपने वुड क्यों लगा दिया दोस्तों? वुड वाली कंडीशन अलग होती है, यहां पे विल आना चाहिए। यू विल गेट अ प्रमोशन, सेंटेंस बन गया यहां पे कंडीशनल। चलो अगला ट्राई करते हैं। इफ दे विन द मैच दे विल सेलिब्रेट इट। क्या गलती है इसमें? एग्जामिनर ऐसे भी एरर बनाएगा दोस्तों। फिर से देखिए, कंजंक्शन वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो नॉन कंजंक्शन वाली क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट होनी चाहिए। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल के साथ मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया, गलत हो गया ना। आगे देखिए, इफ यू हेल्प मी आई विल बी फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। यदि तुम मेरी मदद करोगे, इफ यू हेल्प मी, कंजंक्शन वाली क्लॉज है तो फ्यूचर नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। और दूसरा सब्जेक्ट है, विल है, फर्स्ट फॉर्म है, ये क्यों लगाया? आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ये होना चाहिए था आपका आंसर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? कंडीशनल फ्यूचर वाले को कैसे बनाते हैं? क्यों भाइयों, फ्यूचर वाले कंडीशनल्स कैसे बनते? ऐसे बनते हैं। देखो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग पे बात को रखने की है। अभी मैंने आपको दो कंडीशनल बताए,
प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों ही क्लॉजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट ये तब होता है जब कभी भी आप जनरल बात कहते हैं, कोई भी ऐसी बात जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में सेम रहती है। मेरी बात को दोबारा सुनिए, जब कभी भी आप ऐसी कोई बात कहें जो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में, जैसे आपने कहा जब कभी भी सूरज अस्त होता है तो अंधेरा हो जाता है, भाई ये आज भी सही है, ये बीते हुए समय में भी सही था और ये आने वाले समय में भी सही होगा। जब भी ऐसी कोई बात आए जो तीनों टाइम में सेम टू सेम है, उसको हमेशा दोनों साइड कंडीशनल प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाना होता है। तो यहां पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी एग्जांपल्स दिए थे वो आपके इसीलिए थे दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है दूसरा वाला केस, ये है फ्यूचर टेंस का कंडीशनल। जब आपके कंडीशनल फ्यूचर में हो तो कंजंक्शन साइड, जिसको हम कहते हैं, किताबी भाषा में इसके कुछ अलग नाम होते हैं। कंजंक्शन वाली क्लॉज को, जो कंडीशनल क्लॉज है, जो शर्त वाली क्लॉज है, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है, और जो दूसरी वाली क्लॉज है, जो रिजल्ट वाली क्लॉज है, उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है। तो ये तो अपनी जगह नाम की बात है, नाम अपनी जगह है भाई, आसान भाषा में समझ में आना चाहिए। तो मैं तो ऐसे ही बोलता हूं भैया, कंजंक्शन वाली और बिना कंजंक्शन वाली। याद रखो, क्या ही मतलब है आपको सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल में माथा घुमाने का, क्या करोगे आप उसको जान के। सो बच्चा, तो जहां पे भी कंजंक्शन लग गया, अगर आपके एक्शन फ्यूचर में आ रहे हैं तो कंजंक्शन वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइएगा, जिसको हम कहते हैं कंडीशन वाली क्लॉज, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम, कईयों नाम है, अपने अपने हिसाब से लोग किसी भी नाम से बुलाते हैं, जो आपको ठीक लगे आप उस नाम से बुला सकते हैं, लेकिन पहचान यही है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। एक लास्ट बचा हुआ है, इफ वी लीव अर्ली वी विल हैव कॉट द ट्रेन। क्या कहता है यहाँ पे, इफ वी लीव अर्ली, यदि हम जल्दी निकलेंगे तो हम ट्रेन पकड़ लेंगे, तो वी विल कैच द ट्रेन होना चाहिए। ये भी गलत कर दिया और ये भी गलत कर दिया है ना, वी विल कैच द ट्रेन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपके ये सेकंड कंडीशनल हो जाता है। मैंने दो कंडीशनल आपको सिखाया, चलो एक बार मेरे को बताओ बच्चे, कौन कौन से सिखाया मैंने आपको। पहला कंडीशनल क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब कंजंक्शन वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉन कंजंक्शन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों ही क्लॉजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। दूसरी क्या सिखाई मैंने आपको, अगर कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर में है तो कंजंक्शन वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉन कंजंक्शन फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी केवल दो ही सिखाया, अब आ जाओ तीसरे पे दोस्तों, मजा आएगा आपको। तीसरा है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट के साथ V2 लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंस कौन सा बनेगा बच्चा, बोलो। अगर सब्जेक्ट के साथ V2 आता है तो टेंस कौन सा बनेगा, बोलिए। सब्जेक्ट के साथ V2 होने पर टेंस कौन सा बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, करेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस V2 कहने का मतलब है कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर कंजंक्शन वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है, किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट, राइट, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है। मैंने आपको टेंस में एक और पॉइंट सिखाया था कि अगर आपने पास्ट मेंशन किया है और बाकी घटनाएं भी पास्ट टेंस में हो रही है तो हमें सब कुछ पास्ट में ही रखना होता है। तो आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 का मतलब है इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट। तो आगे साइड आपको सब्जेक्ट लिखना है, अब आप विल नहीं लिख सकते, अब आपको वुड लिखना पड़ेगा, कोई भी पास्ट का, और मोडाल के बाद आएगी मेन ऑफ की फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं यहां पे एबिलिटी वगैरह की बात हो रही तो आप कुड लिख दीजिए, मतलब पास्ट वाले आप जो मर्जी वो लिख दीजिए, बहुत सारे हैं जो भी पास्ट में यूज होते हैं मोडाल्स, आप उनको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने शुरुआत में पास्ट मेंशन कर दिया। अब इस पे एग्जामिनर कैसे एरर बनाएगा वो तो मैं सेंटेंस से समझा ही दूंगा आपको, लेकिन पहले इस कंस्ट्रक्शन को दिमाग में छप जाने दीजिए। छपना जरूरी है भैया, एकदम छप जाने दीजिए। क्या लिखा मैंने, हो सकता है इधर वाला हिस्सा सेंटेंस में पहले लिखा हो सकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस V1 पहले लिखा हो, कोई बात नहीं, आप इधर कंजंक्शन वाली क्लॉज बना लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, यानी इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, आपकी मर्जी जो भी है। तो कहने का मतलब कंजंक्शन जो है वो मोडाल वाले साइड नहीं आ रहा है। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, जो आपका कंजंक्शन है, चाहे इफ लगा हो, चाहे अनटिल हो, अनलेस हो, वो उधर साइड आ रहा है जिधर साइड मोडाल हेल्पिंग ऑफ नहीं है। मोडाल हेल्पिंग ऑफ एक शब्द मैंने बोला, इसका मतलब क्या हुआ अभी समझा दूंगा, हल्का सा पस लिख दे रहा हूं।
जैसे अभी विल शैल के बारे में बात करी ना, तो जिधर हमने इफ लिखा था उधर साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया, क्योंकि कंजंक्शन क्लॉज जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं उसमें ये दोनों मोडाल्स नहीं आते और ना ही इनके पास्ट वाले आते हैं। जैसे विल का पास्ट वुड, तो ना तो वुड आएगा, ना कुड आएगा, ना माइट आएगा, ये सब कंजंक्शन क्लॉज में नहीं इस्तेमाल होते, शुड भी लिख लेना। तो ये पॉइंट यहां पे बनते हैं। अब बच्चे एक पॉइंट और यहां पे समझना है कि भैया हमें पास्ट इंडेफिनिट जब बनानी है, कंडीशनल सेंटेंस जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर होगी और इधर साइड मोडाल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। दूसरी बात, हमने मोडाल के साथ कुछ बीच में एक्स्ट्रा नहीं लिखा, सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। आपके एग्जाम में एरर हो सकता है मोडाल के बाद हैव लगा दे, थर्ड फॉर्म कर दे, वो परफेक्ट टेंस का कंस्ट्रक्शन है, अभी आप इंडेफिनिट का कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं। आइए दोस्तों इस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा ना बच्चे सेंटेंसेस से कि आप सभी लोगों के लिए चीजें हलवा हो जाएगी। 30 तारीख को आ रहा है हमारा फाउंडेशन बैच। 30 तारीख को दृष्टि लर्निंग ऐप पर हमारा फाउंडेशन बैच आ रहा है। कंप्लीट बैच है, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का बच्चे। अगर आप उसमें इनरोल करते हैं ना, तो आप तो यहां पे वाईटी पे पढ़ रहे हैं, एक बार फाउंडेशन ऐप पे भी पढ़ के देखिएगा, आपके इंग्लिश का स्टैंडर्ड ही अलग हो जाएगा बच्चे, राइट? अब देखो यहां पे क्या कहता है, इफ आई हैड मोर टाइम आई विल ट्रेवल द वर्ल्ड। सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे, यहां पे ये कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है और इसके लिए इसके साथ आपने हैड लिख दिया। हैड के बाद क्या लिखा है? एक नाउन लिखा है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर हैड के बाद मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म हो तो ये बेटा तुम्हारा परफेक्ट टेंस माना जाएगा, पास्ट का परफेक्ट। और अगर तुम्हारे हैड के बाद मेन ऑफ ना होकर कोई नाउन लिखा हुआ हो तो बेटा ये तुम्हारा पास्ट का इंडेफिनिट माना जाएगा। ये बात दिमाग में छाप लीजिए। तो बच्चे यहां पे आप ध्यान से देखो, हैड के बाद नाउन है, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो इसका मतलब ये तुम्हारा पास्ट इंडेफिनिट ही है। अब इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो आगे क्या होना चाहिए? थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, बिना चेक किए देखे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और यहां पे क्या लिखी हुई है? सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म। तो ये विल नहीं, यहां पे वुड चाहिए, फर्स्ट फॉर्म द वर्ड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये पहला सेंटेंस बना। इसको दिमाग में फिर से अच्छे से जाने दो। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते, सर हैड दिया हुआ है, हमने तो पढ़ा है हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और आप कह रहे हो सर हैड यहां पे पास्ट इंडेफिनिट बना रहे, कैसे? माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जो हैड होता है वो हेल्पिंग वर्ब तो है ही दोस्तों पास्ट परफेक्ट की, लेकिन हैड हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म वाली मेन वर्ब भी होता है। हैव, हैज, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब तो हैं, लेकिन मेन वर्ब भी होती हैं दोस्तों। जब ये मेन वर्ब होंगी तो इनके बगल में कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं होती है, और जब ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो इनके बगल में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म का होता है। तीन प्रकार की आपकी वर्ब्स होती हैं, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, ये तीन प्रकार की होती है। मैं आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगा, घबराइएगा नहीं। तो ये तीन प्रकार की जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव, ये तीनों वर्ब्स आपकी दो प्रकार से काम करेंगी। हेल्पिंग वर्ब तो बनती ही बनती हैं, ये मेन वर्ब भी होती, यानी ये मेन वर्ब भी होती हैं। वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव। वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वाज, वर। वर्ब टू डू यानी डू, डज, डिड। और वर्ब टू हैव मतलब हैज, हैव, हैड। ये हेल्पिंग वर्ब तो होती ही हैं किसी ना किसी टेंस की, लेकिन ये मेन वर्ब भी होती हैं। तो हम इसके बारे में हालांकि यहां पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्ब चैप्टर का केस है, ठीक है? इंग्लिश के हर टॉपिक आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए हमें हर टॉपिक को शुरू से सीक्वेंस वाइज पढ़ना पड़ता है। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, इफ आई हैड मोर टाइम, यदि मेरे पास ज्यादा समय होता तो आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं वर्ल्ड को ट्रेवल करता। बन गया? दूसरे पे आ जाओ। इफ शी न्यू द आंसर, यदि उसे आंसर पता होता तो शी वुड हैव टेल यू। अब देखो गलती कहां पे, पहचानो, कंजंक्शन इधर ही लिख दिया, ये सब्जेक्ट है, ये नो की सेकंड फॉर्म है, सही है, ये ऑब्जेक्ट है। आगे क्या चाहिए? सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म, ये है सब्जेक्ट, ये है वुड, ये है फर्स्ट फॉर्म। ये हैव क्यों लगा दिया बाबू? गलत हो गया ना? एग्जामिनर ऐसे खेलेगा आपके साथ, और आपको एग्जामिनर के ट्रैप में आना नहीं है, आपको गेम समझना है, आपको उबरना है इन चीजों से। क्लियर हो रहा है बच्चा? बढ़िया। तीसरे सेंटेंस को देखिए, इफ दे वर्कड हार्डर। देखिए यहां पे
इफ लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वर्कड सेकंड फॉर्म लिखा, हार्डर लिखा। ठीक, अब आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? सब्जेक्ट, वर्ड, फर्स्ट फॉर्म। ये है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ड, और सक्सीड होता है फर्स्ट फॉर्म, सक्सीडेड होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म, और हमें क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो वो हमारा सेकंड थर्ड वाला कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ वी स्टडीड मोर, सेम सेंटेंस आ गया लगभग, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और मोर ठीक है उसी के साथ है। आगे देखिए हमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये सब्जेक्ट है, ये वुड है, और यहां तक पास्ड द एग्जाम लिखा है। वी वुड पास द एग्जाम, यहां से ईडी हटेगा और यहां से हैव हटेगा। क्यों? क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट खेल रहे हैं, हम पास्ट परफेक्ट नहीं कर रहे, अभी हम पास्ट परफेक्ट भी करेंगे बच्चों, इसके आगे वाला वही पॉइंट है आपका। सो अभी हम पास्ट इंडेफिनिट समझ रहे हैं। इफ ही सेव्ड मनी ही वुड बाय अ न्यू कार, कंजंक्शन सब्जेक्ट सेव्ड हो गई सेकंड फॉर्म, फिर ये ऑब्जेक्ट। आगे चाहिए वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म और ये वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी इस सेंटेंस पे कोई एरर नहीं है दोस्तों, ये एरर फ्री सेंटेंस है। इन दोनों में आपको मैं होमवर्क दे दूं, इन दोनों को आप इनकी एरर खोज के बता सकते हो। इफ यू लिसनड केयरफुली यू वुड अंडरस्टैंड बेटर, और इफ द वेदर इंप्रूव्ड वी वुड वेंट फॉर अ पिकनिक। इसमें दोनों सेंटेंसेस में कहां पर मिस्टेक है आप खोज के निकालिएगा और कमेंट करिएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने अपने अनुभव के आधार पर मैंने एक चीज देखा है, जब कभी भी कोई भी स्टूडेंट दिए गए होमवर्क में एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा ये 2 सवाल है, ये आपके होमवर्क है, इसको आंसर करना है, तो मतलब करना है। जो बच्चा एक्टिवली पढ़ता है ना, वो बच्चा कॉन्सेप्ट भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है और एग्जाम में आने वाले सवालों की धज्जियां उड़ा के आता है। और जो बच्चा यूं हाथ बांधे बैठा रहता है ना भाई साहब, एग्जाम में सवाल उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। ये लिटरली ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, आप तो बस सुन के कथा भागवत की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी आपको कुछ दिया जाए, वीडियो पॉज करके, अब जैसे मैंने ये किया है ना, तो आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो बाद में देख रहे हैं तो बाद में देख रहे हो, तो वीडियो पॉज करके पहले खुद सारे सॉल्व कर डालिए, अब फिर उसके बाद आप प्ले करके एक बार चेक कर लीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस में यूज हो गए, और फिर आप क्या गलतियां कर रहे हैं या आपने सारे सही कर दिए, प्ले करके चेक करने पे आपको पता चल जाएगा, है ना। इसलिए बच्चा हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको आंसर करते चलना है, कमेंट में लिखते चलना है। चलो, तो ये दोनों मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इनको जरूर करिएगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर कंजंक्शन क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट, नॉन कंजंक्शन वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, बस इतना चेक कर लीजिएगा और कुछ करना थोड़ी ना होता है। ठीक, नाउ मूविंग फर्दर, हमारे अगले पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत ही शानदार है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहां पे कंजंक्शन वाली क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में कर दिया गया है। इसके पहले हमने कंजंक्शन वाली क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट करके बनाया था, अब हम आपको परफेक्ट में बना रहे हैं। परफेक्ट कहने का मतलब है कि आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, हैड लिखना होगा हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और ये हेल्पिंग ऑफ तभी मानी जाएगी जब बगल में एक थर्ड फॉर्म भी लगा होगा। आपको ये कंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, और ये करने के बाद आगे साइड ध्यान से देखिए। देखो बच्चा, इधर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी आपने, तो उधर साइड दूसरी वाली साइड आपको मोडाल के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। अब हमने जब सब्जेक्ट लिखकर मोडाल लिखा, तो बेटा मोडाल के साथ थर्ड फॉर्म आएगी ही तब जब साथ में इसको आप हैव पकड़ाओगे, अदरवाइज आएगी ही नहीं। क्योंकि मोडाल के डायरेक्ट बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, अभी अभी हम लोगों ने किया पास्ट इंडेफिनिट वाले केस में। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि मोडाल के साथ अगर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है तो मोडाल के जस्ट बगल में हैव लिख दीजिए। तो वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, इनके बाद आपको थर्ड फॉर्म लिखना है। समझ में आया? वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव लेगा थर्ड फॉर्म, मोडाल ने लिया फर्स्ट फॉर्म हैव और हैव ले लेगा थर्ड फॉर्म। समझ गए? तो ये मोडाल हैव ले लिया थर्ड फॉर्म, ऐसे कहानी ये बन जाती है। तो हमारा पहला पॉइंट यहां पे ये हुआ कि आपका कंजंक्शन वाली क्लॉज अगर आपकी पास्ट परफेक्ट है तो दूसरे साइड वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म करना है। ठीक, एक मजेदार कॉन्सेप्ट बताएं जो इसी पर है, सेम मीनिंग है दोनों की, जो दूसरा मैं बताने जा रहा हूं। आप इसी सेंटेंस को एक नए कंस्ट्रक्शन में भी बना सकते हैं। पहले तो वो वाला तो समझ गए ना, ये इधर भी हो सकता है, ये उधर भी जा सकता है, वो वाला तो सब में सेम है। एक नया बन सकता है पास्ट परफेक्ट का, वो ये है
कि बच्चे जैसे यहां पे लिखा हुआ है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यही लिखा है। आप चाहें तो इस सेंटेंस से इफ को गायब कर सकते हैं, जादूगर बन जाइए, भोला जादू वाला है जी, जादूगर, जादूगर, इसको बना दीजिए मिस इंडिया। जब इफ को यहां से हटाएंगे तो थोड़ा सा सेंटेंस में फेरबदल करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस से इफ को हटाया और इफ की जगह पर इफ जो सब्जेक्ट से पहले बैठा हुआ है, इस सब्जेक्ट से पहले बैठे हुए इफ की जगह पे सब्जेक्ट के बाद वाली हेल्पिंग वर्ब को लिखना पड़ेगा। तो नया कंस्ट्रक्शन हमारा क्या बनेगा, हैड आ गया इफ की जगह पर सबसे पहले, सब्जेक्ट तो वही है दूसरे नंबर पे, अब हैड शुरू में जा चुका है, इफ को गायब कर दिया जाएगा सेंटेंस से, सीधा मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। यह कंस्ट्रक्शन है तुम्हारे कंडीशनल का। और आगे वाले साइड में कोई बदलाव नहीं, आगे सेम है, सब्जेक्ट रहेगा, वुड कुड माइट जो चाहिए वो लिखिए यहां पे, ठीक है, जैसा चाहिए जो चाहिए वो लिखिए, फिर इसको हैव दीजिए और मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म। तो आगे साइड में कोई बदलाव नहीं, आगे साइड में कोई भी बदलाव नहीं है। हमें जो बदलाव करना है वो केवल सबऑर्डिनेट क्लॉज में करना है, कंजंक्शन वाली क्लॉज में करना है, शर्त वाली क्लॉज में करना है। दोस्तों इन दोनों को अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि आगे जो सेंटेंसेस आपके सामने आने वाले हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है। अब आज माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ही 5 से 6 सेंटेंस। पहला सेंटेंस कहता है इफ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी आई वुड अटेंड इट। क्या गलती है इसमें, आपके हिसाब से इसमें मिस्टेक कहां पे है? कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान से देखिए, आपने कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट लिखा, फिर आपने हैड लिखा और हैड को मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म दे दी। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट हो गया। अब इधर पास्ट परफेक्ट हो गया थर्ड फॉर्म, तो आगे भी थर्ड फॉर्म चाहिए, वुड को थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये अटेंड नहीं, ये अटेंडेड होएगा, अटेंडेड इट। और ये थर्ड फॉर्म तभी होगा जब वुड के बगल में लिखा होगा, तो सही आंसर होगा आई वुड हैव अटेंडेड इट, दिस इज द आंसर। आ गई बात समझ में? तो एग्जामिनर ऐसे गलती करेगा, पहली गलती ऐसे करेगा, दूसरी गलती देखो, इफ शी हैड स्टडीड मोर, यदि उसने ज्यादा पढ़ाई करी होती तो शी कुड हैव पास द एग्जाम। अब देखो यहां पे क्या है, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म, यानी ये पास्ट का परफेक्ट हो गया। आगे चलिए, सब्जेक्ट कुड हैव, तो हैव के बगल में थर्ड फॉर्म चाहिए था, ये चाहिए था पास्ड द एग्जाम, वो लिखा है पास द एग्जाम, तो वहां पे गलती थी दोस्तों, आपके आंसर वहां पे ये होना चाहिए। चलो तीसरे में बताओ क्या एरर है, तीसरे की एरर खोजिए, लगाइए दिमाग, मिलेगा आंसर भाई। कह रहे साथियों, यहां पे कहता है कि इफ दे हैड स्टार्टेड अर्लियर, सब्जेक्ट लिखा, हैड लिखा, थर्ड फॉर्म लिखा, पास्ट परफेक्ट हो गया। यहां पे देखिए सब्जेक्ट लिखा, माइट लिखा और थर्ड फॉर्म लिखा, बस यहां पे बीच में उसने हैड लिख दिया। प्यारे भाइयों, इधर हैड होता है पास्ट परफेक्ट में, मोडाल के साथ कभी भी भूल के हैड और हैज भूल के भी मत लगाइएगा, तो यहां से ये हैड हटेगा और यहां पे लिखा जाएगा हैव। आगे बात समझ में, किसी भी मोडाल के साथ हैज या हैड ये दोनों कभी भूल के नहीं आने चाहिए, केवल आना चाहिए हैव, कोई भी मोडाल हो। मोडाल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हम आगे आपको हेल्पिंग वर्ब में पढ़ाएंगे, है ना, विल, शैल, will, would, shall, should, can, could, may, might, used to, need, dare और to, must, ये होते हैं 13 होते हैं कुल गिनती के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका दूसरा वाली क्लॉज है बच्चे, दूसरा वाला कंस्ट्रक्शन है। शुरुआत में हैड लिख दिया, फिर सब्जेक्ट लिख दिया, हैड की थर्ड फॉर्म लिख दी, इफ को गैप कर दिया, अबाउट द मीटिंग, फिर यहां पे देखो सब्जेक्ट है, वुड है, थर्ड फॉर्म है, जो गायब है वो है हैव, शी वुड हैव अटेंडेड इट। आ रहा है मजा सभी को? वैसे इन दोनों में क्या गलती है दोस्तों, हैड आई सेव एनफ मनी, आई कुड हैव बॉट अ न्यू हाउस, और आखिरी कहता है हैड दे लीव अर्लियर दे माइट हैव कॉट द ट्रेन। दोनों एक जैसे ही है यार, सेम एरर है दोनों ही सेंटेंसेस में। क्या गलती है बताइए, दोनों ही सेंटेंसेस में क्या एरर है? प्यारे साथियों, हैड लिखे हो तो मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, सेम मिस्टेक यहां पे भी, हैड लिखे हो तो मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, लीव का थर्ड फॉर्म होता है लेफ्ट, समझ गए? तो बाकी ठीक है, तो इसमें कोई होमवर्क नहीं है, हमने कर ही दिया। यहां पे देखो आई कुड हैव थर्ड फॉर्म, यहां पे देखो दे,
माइट हैव थर्ड फॉर्म, तो ये इधर सही है, जो मिस्टेक थी वो इधर साइड थी। तो ये था पास्ट परफेक्ट का। बच्चे एक बार रिवाइज करते हैं, अभी एक आखिरी बाकी है, सुनिएगा ध्यान से। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर आपका सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जनरल बात होने पे दोनों ही क्लॉजेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दीजिए। पहला जो आपका फर्स्ट बताया था वो यही था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको दोनों ही साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना, ये फर्स्ट था। सेकंड बच्चे मैंने आपको बताया कि अगर हमारा कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर टेंस में हो तो जो कंजंक्शन वाली क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दो, नॉन कंजंक्शन फ्यूचर कर दो। तीसरा मैंने आपको बताया बच्चे कि जब कभी भी पास्ट इंडेफिनिट में शर्त हो तो नॉन कंजंक्शन यानी प्रिंसिपल क्लॉज को वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के लिखते हैं। चौथा हमने आपको बताया कि अगर हमारा पास्ट परफेक्ट में कंडीशन है तो नॉन कंजंक्शन यानी प्रिंसिपल क्लॉज को वुड कुड माइट में से कोई भी हो सकता है प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म करना है। इसी सेंटेंस के दो कंस्ट्रक्शन दिए थे, एक इफ सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म और दूसरा हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म इफ गायब करके। तो मैंने ये पूरा पॉइंट आपको अच्छे से समझाया। अब एक आखिरी बचता है इमेजिनेशन वाला केस, वो है वर का केस। ये है इमेजिनेशन, जब चीजों की कल्पना करी जाती है कि यदि मैं अंबानी घर में पैदा हुआ होता तो मैं ये होता, मैं वो होता, मैं ऐसा होता, मैं वैसा होता। ये कंडीशन है, एक शर्त है, इमेजिनेशन है, शर्त इमेजिनेशन पे, कल्पना आप चीजों की। यदि मैं इंस्पेक्टर होता तो इस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखता, तो इसका मतलब मैं इंस्पेक्टर होने का कल्पना कर रहा हूं। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो देश से करप्शन का नामो निशान मिटा देता, मतलब मैं प्रधानमंत्री होने का इमेजिनेशन, केवल कल्पना कर रहा हूं, प्रधानमंत्री में हूं नहीं। तो इमेजिनेशन वाले केस को दो तरीके से बनाते हैं। पहला देखिए कि आप कंजंक्शन वाली क्लॉज में कोई भी सब्जेक्ट लिखें, चाहे ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हेल्पिंग वर्ब वर ही लिखना है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इमेजिनेशन में वर्ब सेम रहती है दोस्तों। अब इधर साइड हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा कुछ तो लिखा नहीं, तो आगे भी थर्ड फॉर्म नहीं लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वुड लिखेंगे। और यहां पे वुड ही क्यों लिखा गया, विल क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि कुछ भी हो जाए वर्ब तो पास्ट की ही लिखी है ना इधर, इसलिए इधर वुड लिख दिया गया। दूसरा केस वही पास्ट परफेक्ट की जैसा है, वर्क को उठा के इफ की जगह लिख दो। तो ये देखो वर्क सब्जेक्ट, बस आगे वाली लाइन सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, पास्ट परफेक्ट के जैसे इसको बना दिया, खत्म। है ही क्या इसमें दोस्तों? तो बस ये दो बातें ध्यान रखना है। अब देखो एग्जामिनर आपके सवाल आपसे पूछेगा कैसे, इफ आई वॉज रिच आई वुड बाय अ मैंशन। क्या गलती है इसमें? गलती तो है, मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हेल्पिंग वर्ब तो वरी आएगी। अगर यहां पे मेन वर्ब लिखी होती तो सेकंड फॉर्म की आती, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो वर लिखोगे। ध्यान रखिएगा, इफ दे वर हियर दे वुड हैव हेल्प्ड अस विद द प्रोजेक्ट। सब्जेक्ट वर, ठीक है, सब्जेक्ट वुड, फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, आपने यहां पे गलती करी और यहां पे गलती करी, यानी दे वुड हेल्प अस विद द प्रोजेक्ट, क्योंकि भाई परफेक्ट टेंस नहीं है जो आप हैव हेल्प्ड लगा दिए, गलत हो जाएगा ना। इफ ही वॉज माई फ्रेंड, वंस अगेन मिस्टेक सेम है, वॉज नहीं चाहिए, यहां पे वर चाहिए। आई वुड ट्रस्ट हिम विद माई सीक्रेट। आगे बात समझ में? ये वो वाला है जहां पे इफ की जगह पे लिखते हैं वर दे माई नेबर्स, आई वुड इनवाइट देम टू द पार्टी। इनवाइटेड नहीं, इनवाइट देम टू द पार्टी। इसमें क्या गलती है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे कंडीशनल सेंटेंस के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कंप्लीट होते हैं। अब बारी है कंडीशनल सेंटेंस के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस करना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास नोट्स में पहला सवाल आपके सामने ये रहा और बहुत ध्यान से करिएगा, एक बार फिर से पूरा दिमाग में दौड़ा लीजिए। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट था, फ्यूचर के साथ कंजंक्शन वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट और बिना वाला फ्यूचर इंडेफिनिट था। पास्ट इंडेफिनिट के केस में पास्ट इंडेफिनिट कंजंक्शन वाला, तो दूसरा वाला था आपका वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट टेंस में इधर परफेक्ट उधर वुड हैव थर्ड फॉर्म, और तीसरा इमेजिनेशन के केस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब था और आगे साइड वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म था। बस यही पॉइंट्स थे और कुछ थे नहीं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। कंजंक्शन का मतलब इफ नहीं, कोई भी कंजंक्शन हो सकता है, मैंने आपको बताया। अनलेस दे डू नॉट, अब जैसे यहां पे कंजंक्शन अनलेस माना जाएगा, अनलेस दे डू नॉट
एग्री टू माई रिक्वेस्ट आई शैल बी फोर्स्ड टू टेक ड्रास्टिक मीजर्स। अब आप सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। पहला, यहां पे कुछ और एरर डाल दी इन्होंने। अब जैसे अनलेस, UNLESS, अनलेस और अनटिल, एक और शब्द अनलेस, अनटिल और एक और शब्द होता है लेस्ट। ये तीन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा अफर्मेटिव, मतलब हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस लिखिए इसके बाद। जैसे ये डू नॉट लिख दिया आपने ना, ये गलत हो गया। समझ पा रहे हो? तो ये आपका आगे का पॉइंट आ गया। बाकी चलो इसको कंडीशनल के हिसाब से सर्च करके देख लो। डू नॉट तो चलो हटा दिया, एरर भी मिल गया आपको, ठीक है। अनलेस दे एग्री टू माई रिक्वेस्ट, जब तक वो मेरी रिक्वेस्ट से सहमत नहीं होंगे, फ्यूचर टेंस का कंडीशनल है। आई शैल बी फोर्स्ड टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स, सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाया। ये शैल बी फोर्स्ड जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट ही है पैसिव वॉइस में, ये फ्यूचर इंडेफिनिट ही है बच्चे, ये पैसिव वॉइस में। अब इसके अगर वॉइस का पार्ट आपका वीक है तो घबराइएगा नहीं, जब हम वॉइस पढ़ाएंगे तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अभी उन चीजों पे फोकस करिए जो आपने पढ़ा है। आगे, इफ शी वॉज यू शी वुड नॉट अटेंड द फंक्शन, यदि वो तुम्हारी जगह होती तो वो फंक्शन को अटेंड नहीं करती। क्या गलती है इसमें? गलती है इमेजिनेशन कोई सा भी सब्जेक्ट के साथ हो, वो अब तो केवल वर ही लगेगी, तो वहां से वॉज हटा के उसकी जगह पे वर लगा दीजिए, बाकी सही है। नेक्स्ट, इफ आई विल मीट डेविड इन द मीटिंग आई विल गिव हिम योर मैसेज, यदि मैं डेविड से मीटिंग में मिलूंगा मैं उसे तुम्हारा मैसेज दे दूंगा। क्या गलती है? गलती तो है क्योंकि दोनों ही साइड इसने फ्यूचर बना दिया, इधर भी और इधर भी। फ्यूचर के साथ एक हिस्से को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना होता है और वो हिस्सा होता है कंजंक्शन वाली क्लॉज। तो इफ आई मीट डेविड, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, तो मिस्टेक है ऑप्शन ए में, विल को डिलीट कर दीजिए। चलिए अगला, हैड आई रियलाइज्ड दैट इट वाज सच अ लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी आई वुड टेक अ टैक्सी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यदि मैंने रियलाइज किया होता कि इतनी लंबी जर्नी होगी तो मैं टैक्सी ले लेता। क्या गलती है? बोलिए प्यारे साथियों, कंजंक्शन तो है नहीं, शुरुआत आपने हैड से कर दी। सोचो, दिमाग दौड़ाओ, क्या बन गया यहाँ पे? हैड प्लस थर्ड फॉर्म बन गया तुम्हारा पास्ट का परफेक्ट। तो दूसरे साइड क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें चाहिए वर्ड परफेक्ट की तरह थर्ड फॉर्म, उसके लिए हैव लगाना पड़ेगा। अब चेक करो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ड है, ये फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, हो गई ना गलती? तो आपको लिखना चाहिए वर्ड हैव और टेक का लिखना पड़ेगा टेकन अ टैक्सी। समझ गए? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे करना होता है यार, मतलब बेसिक चीजें हैं, ऐसा कोई बहुत टफ नहीं है, बस हमें पॉइंट्स को याद रखना है। माय फादर डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस अनलेस ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून। कम ऑन एवरीवन। कंडीशनल सेंटेंस है, अनलेस बीच में आ गया तो ये हो गई आपकी कंजंक्शन वाली क्लॉज और ये हो गई आपकी मुख्य क्लॉज, मेन क्लॉज जिसको कहते हैं। क्या एरर है इसमें? माय फादर डज नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन दैट हाउस, जब तक ही थिंक्स ऑफ मूविंग इन सून, जब तक वो नहीं सोचेंगे तब तक वो नहीं स्पेंड करेंगे। कोई जनरल बात तो है नहीं, क्यों भाइयों? कोई जनरल बात तो है नहीं, ये तो फ्यूचर की बात है, नहीं कर सोचेंगे तो नहीं करेंगे, दोनों ही फ्यूचर में है। तो कंजंक्शन वाली बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये वाली बनेगी फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये डज नॉट स्पेंड लिखना पड़ेगा आपको, विल नॉट स्पेंड। अरे मैंने दोनों हिस्से को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने का कब बताया? जब ऐसा स्टेटमेंट हो जो तीनों टाइम में सेम हो। ये का जनरल स्टेटमेंट है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्या है ये? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ऐसे कोई जनरल बात तो है नहीं, इसलिए इसको फ्यूचर में होना चाहिए। और दोनों साइड फ्यूचर नहीं होता है, कंजंक्शन साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, यू नो इट वेरी वेल। इफ शी वुड हैव वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड द एग्जाम, दोनों ही साइड आपने वुड हैव थर्ड लगा दिया, हो गई ना गलती? किधर हटेगा बच्चे? किधर हटेगा? एक तो हटेगा ना, किधर हटेगा? जिधर कंजंक्शन लगा होगा, करेक्ट,
माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंजंक्शन लगा है तो ये हटेगा। अब आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे, पहले ये तो सोचो। वुड हैव थर्ड फॉर्म किस टेंस में आता है? बोलो, किस में आता है? पास्ट के परफेक्ट टेंस में, अर्थात यहां पे होना चाहिए शी हैड वर्कड हार्ड, राइट। तो मिस्टेक उसी पार्ट में है, ऑप्शन नंबर ए हैड वर्कड। ए है, बी है, बी है, ठीक है। When the police started following her speeding car, she break the signal and drove away. क्या गलती है? सेंटेंस कहता है when the police started, कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट। started following her speeding car, तो उसने क्या किया? सिग्नल को तोड़ दिया एंड ड्रो अवे, और चला के भाग गई। तो भाई तुम्हारा ये सेकंड फॉर्म है, तुम्हारा ये सेकंड फॉर्म है। फिर ये तुमने ब्रेक क्यों लिखा? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो वो भी तो सेकंड फॉर्म चाहिए, इसलिए ब्रेक की जगह पे आपको ब्रोक लिखना पड़ेगा ताकि हम सेम टेंस बना सके चीजों की। पास्ट के साथ पास्ट ही आता है दोस्तों। आगे बढ़िए। व्हेन हिज मदर हियर्स दैट न्यूज, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका मतलब शायद कुछ जनरल सी बात है। शी वॉज ऑलमोस्ट, अगर जनरल होता तो यहां वॉज कहां से हो जाता? इन टीयर्स एंड कुड नॉट अटर अ वर्ड। तो इसका मतलब ये पास्ट है, ये पास्ट है, तो ये प्रेजेंट कैसे हो सकता है? हो गई ना गड़बड़। जब दो पास्ट को सपोर्ट कर रहे हैं तो तीसरा भी पास्ट ही होना चाहिए, रूल है। अगर दो हिस्से पास्ट को सपोर्ट कर रहे हैं तो तीसरा भी पास्ट ही होना चाहिए, इसलिए वहां से हियर्स हटा के हर्ड करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सुन एज आई गेट माई होम। क्या गलती है इसमें? क्या गलती है? आई प्रॉमिस आई कॉल यू एज सुन एज, कह रहा है आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कॉल करूंगा जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा। तो जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा, ये कंजंक्शन, ये हिस्सा होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये हिस्सा होना चाहिए फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं तुम्हें कॉल करूंगा, गा गी गे, विल कॉल यू चाहिए था, केवल कॉल कैसे हो सकता है? जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा, एज सुन एज आई गेट होम, कंजंक्शन वाली क्लॉज हो गया एज सुन एज, तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये है नॉन कंजंक्शन, बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ पा रहे हैं सब कुछ? कोई भी कंजंक्शन आ सकता है जो यहां पे सेट बैठे। इफ आई वुड नो, कंजंक्शन को वुड पकड़ा दिया। व्हाट शी वांटेड, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। कहां गलती है बच्चे? सोचिए, कहां पर गलती है बच्चे? जो नॉन कंजंक्शन है वो सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म है। ये किस में इस्तेमाल होता है? परफेक्ट में, तो आगे परफेक्ट बनाइए। ये नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैड, और इसका चाहिए थर्ड फॉर्म नो, न्यू, नोन, KNOW, यहां पे एन लगा दो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हैड नोन लिखा जाएगा वहां पे, क्योंकि टेंस हमारा परफेक्ट है, तो परफेक्ट टेंस के हिसाब से चीजें हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ यू चोज अ बाइसाइकिल ओवर अ बाइक टुडे, तो यू मे एंड अप with missing a chance to reach on time। क्या गलती है इसमें? क्या गलती है? चोज आपके पास्ट में है और यहां पे आपने मे लिख रखा है। कौन सी बात कर रहे हैं? टुडे की बात कर रहे हैं आप, टुडे। यूज माइट इंस्टेड ऑफ मे, क्योंकि इफ यू चोज, अगर तुम आज बाइसाइकिल चोज करते मतलब हो सकता है ये दोपहर में बात बोल रहा है या शाम को कह रहा है कि अगर तुम आज करते दोपहर में, जैसे शाम को कह रहा है तो दोपहर के लिए, तो बात यहां पे पास्ट की हुई है। जब बात पास्ट की हुई है तो आप यहां पे मे कैसे लिख सकते हैं? आप क्या लिखेंगे यहां पे? यूज माइट इंस्टेड ऑफ मे, यहां पे माइट लिखेंगे क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस यहां पे है। ठीक, एक और क्वेश्चन करिए मेरे साथ। हैड शी इंडिकेटेड हर चॉइस क्लियरली, दिस प्रॉब्लम वुड हैव बीन अवॉइडेड। कम ऑन एवरीवन, कंडीशनल सेंटेंस। टेंस पहचानिए कौन सा है, कमेंट करिए कौन सा टेंस है बच्चे? पास्ट परफेक्ट, हैड से शुरू है,
हैड सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए उसके बाद, दिस प्रॉब्लम, वुड हैव चाहिए, वुड हैव बीन लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस, अवॉइडेड। इसका मतलब ये सेंटेंस यहां पर कोई एरर नहीं है, ये हिस्सा आपका पैसिव वॉइस है। जब पैसिव वॉइस होगा तो बच्चे वुड हैव थर्ड फॉर्म लिखा होगा, जब एक्टिव वॉइस होगा तो केवल वुड हैव थर्ड फॉर्म लिखा होगा। कंडीशनल पास्ट परफेक्ट वाली कंडीशनल का ये रूल याद रखिएगा। इफ आई एम इल आई वुड प्रेफर मिल्क टू केक, कोक, मैं कोक की जगह मिल्क प्रेफर करता अगर मैं बीमार होता। इसका मतलब ये कल्पना कर रहा है बीमार होने की, केवल इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में एम कहां से लगा दिया, इमेजिनेशन तो केवल वर का होता है, इसका मतलब वहां से एम हटा के क्या लिखना है बच्चे, वर। सिंपल, बड़ा आसान है, क्यों भाइयों? हाँ जी, है कि नहीं? इतना ही, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट एक और लीजिए प्रश्न। इफ वी हैव इन एप्रोप्रिएट ऑक्सीजन फॉर combustion, the substance will released carbon monoxide instead of carbon dioxide. Come on everyone. यदि हमारे पास इनएप्रोप्रिएट ऑक्सीजन होगा फॉर कंबस्टन के लिए तो द सब्सटेंस विल रिलीज्ड। पहली बात तो ज्यादातर बच्चे सोचेंगे कि इफ वी हैड होना चाहिए। क्यों हैड करोगे? अगर ये हैड करोगे बच्चे तो यहां पे वुड नहीं हो जाएगा, तो दो दो हिस्से में टिक करना पड़ेगा, ए और बी दोनों जगह पे। कुछ और दिमाग लगा लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या पता फ्यूचर के साथ हो या प्रेजेंट के साथ हो, हमने देखा फ्यूचर के साथ है। जब फ्यूचर के साथ है तो उसी को चेक कर लो। विल के साथ मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, रिलीज्ड कहां से लगा दिया, तो गलती है आपके उस पार्ट में, वहां पे यूज रिलीजेस नहीं, रिलीज, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, रुक जाओ, जनरल बात है क्या, तो उस हिसाब से भी वहां पे होगा। इफ वी हैव इनएप्रोप्रिएट ऑक्सीजन फॉर कंबस्टन द सब्सटेंस रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जनरल सी बात है। अगर हम ये करते हैं तो ये होता है, ये जनरल बात हो गई। जनरल बात है तो दोनों ही हिस्से आपके प्रेजेंट में बनेंगे दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है। आगे बात समझ में, तो वो पूरा विल रिलीज्ड हटेगा और रिलीजेस हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट है द सब्सटेंस, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। आगे बढ़ेंगे बच्चे। देयर वॉज नथिंग शी वुड नॉट डू इफ ओनली शी शुड मेक प्रॉफिट, क्या कहना चाह रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कंडीशनल पूरा समझ में आ जाएगा। आ ही गया होगा अब तक। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है इंग्लिश पढ़ने में। और बच्चे, इंग्लिश मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं होगी। आपके संदीप केसरवानी सर आपके लिए सफिशिएंट है, एनफ है। आपको जितना चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उससे ज्यादा और ऐसे तरीके से कि आपको समझ में आए, वो पूरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, पूरा समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। देयर वॉज नथिंग शी वुड नॉट, देयर वॉज नथिंग शी वुड नॉट डू इफ ओनली शी शुड मेक प्रॉफिट, क्या कहना चाह रहा है? यूज मेड इंस्टेड ऑफ शुड मेक, क्यों? आपने कहा यहां पे कि देयर वॉज नथिंग शी वुड मेक, शी वुड नॉट डू इफ ओनली शी क्या करता, मेड प्रॉफिट। आपने क्या लिख दिया, शी शुड मेक प्रॉफिट, क्यों? सजेशन है कोई? इफ शी मेड प्रॉफिट, अरे बच्चे इफ ओनली शी मेड, नहीं समझ पाए। कंडीशनल कैसे है? कंडीशनल ये कंजंक्शन कहां है, ये है। तो कंजंक्शन वाली क्लॉज में मैंने आपको बताया ना मोडाल नहीं आता, तो वो कंजंक्शन इफ ओनली, तो वो आपका कंजंक्शन हो गया शी मेड प्रॉफिट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और ये देखो सब्जेक्ट वुड फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव है तो नॉट फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या है? तो ये पास्ट इंडेफिनिट का कंडीशनल सेंटेंस है। गॉट इट? आगे पीछे सब लिख दिया गया है, ऐसे ही तो उलझाएगा एग्जामिनर। व्हाट यू शैल थिंक इफ ट्रेंड्स मेक फन ऑफ यू, क्या होना चाहिए? क्या ये कोई फ्यूचर की बात है? यूज वॉट विल यू इंस्टेड ऑफ वॉट यू शैल, क्यों? क्योंकि बच्चे उसने सवाल पूछा है, पहली बात तो ये दिमाग में लॉक कर लीजिए। अब ये सवाल क्या उसने फ्यूचर में पूछा है, प्रेजेंट में पूछा है, पास्ट में पूछा है, ये सेकेंडरी है, लेकिन पहले तो उसने सवाल पूछा है।
यही तो रूल है बच्चे, जब कभी भी सवाल पूछा जाता है तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग ऑफ लिखा जाता है और फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी आपको इन्वर्जन फॉलो करना होता है। और इन्वर्जन का रूल ही यही होता है कि हेल्पिंग ऑफ को सब्जेक्ट से पहले लिखो। आगे पढ़ाएंगे हालांकि इन्वर्जन। तो व्हाट यू शैल थिंक की जगह होना चाहिए व्हाट। अब यू के साथ शैल भी नहीं आएगा, विल आएगा, विल यू थिंक, ठीक है ना, बिकॉज सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव के हिसाब से होगा। अब जब उसने कंस्ट्रक्शन की एरर डाल दी तो कोई और एरर क्या ही डालेगा, आंसर तो मिल गया, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे आते हैं। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल कम एंड सी यू एट योर हाउस। उधर भी विल लगाया, इधर भी विल लगाया। तुम्हारे दिल्ली से वापस आने के बाद आई विल कम एंड सी यू एट योर हाउस, मैं आऊंगा और तुम्हारे घर और तुमसे मिलूंगा तुम्हारे दिल्ली से वापस आने के बाद। कब आऊंगा कब मिलूंगा, कंडीशनल, जब तुम दिल्ली से आ जाओगे तब। शर्त किस में गया, दिल्ली से वापस आना, शर्त वाला फ्यूचर नहीं हो सकता है, तो इसलिए विल रिटर्न की जगह पे आपको केवल रिटर्न करना है ताकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन सके। सेकंड वाली क्लॉज आपकी फ्यूचर में दी हुई है, शाबाश। आई वुड एप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड बी राइट टू मी, कंजंक्शन इफ है, अबाउट हाउ दे थिंक अबाउट माई वॉक, कंजंक्शन इफ है, रीडर्स सब्जेक्ट, तो कंजंक्शन वाले में वुड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आपको रोट लिखना है वुड बी की, वुड बी राइट की जगह पर। क्यों रोट लिखना है, क्योंकि इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो समझ में आ गया पास्ट इंडेफिनिट है। दो ही जगह पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट और इमेजिनेशन। इमेजिनेशन है नहीं तो वर लगाते, तो अब क्या करेंगे फिर, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, बिल्कुल सही, यानी मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म। बट फॉर द फ्लड ही वुड हैव अराइव्ड हियर बिफोर। बट फॉर का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझा देता हूं, देखो यहां पे कोई एरर नहीं है, क्यों, बट फॉर द फ्लड, बट फॉर प्लस नाउन होता है और आगे साइड लिखना होता है सब्जेक्ट वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये पॉइंट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, बट फॉर प्लस नाउन, सब्जेक्ट वुड हैव थर्ड फॉर्म, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, सपोज इफ शी डिड नॉट टर्न अप व्हाट वुड यू डू। क्या एरर है बच्चे, सपोज भी लिख दिया, इफ भी लिख दिया, सेम मीनिंग के दोनों ही हैं बच्चे, तो या तो सपोज लिखो या तो इफ लिखो, दो में से कोई एक लिखो, एक को डिलीट कर दो, ठीक है। तो एक को डिलीट कर दो, कोई भी डिलीट कर सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि यहां पे दोनों ही फिट बैठेगा, चाहिए एक ही दोस्तों। तो ये रहे आज के सेशन के पूरे कंडीशनल सेंटेंस। अब आपके एग्जाम में अगर कंडीशनल आता है, ट्रस्ट मी, आपसे छूट नहीं पाएगा। बस आप मेरे ये 20 सवाल दोबारा फिर से सॉल्व कर लीजिएगा और साथ ही साथ पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट का प्रॉपर रिवीजन करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बच्चे ये करना जरूरी है, अदरवाइज चीजें आप एग्जाम के टाइम में रिवाइज कैसे करेंगे। शॉर्ट में लिखिए कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में और एक एक एग्जाम्पल सब पे डाल दीजिए, बाकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सभी से अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, इसको अच्छे से रिवाइज करें, बढ़िया से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, मिलते रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ऑल द बेस्ट गाइज, जय हिंद साथियों।